हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था एक्सरसाइज 7.2 में, और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। स्टूडेंट काफ़ी दिनों से मैं बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहा था, कुछ कारण की वजह से मैं आपको कॉपी पे पढ़ा रहा था और रेगुलर वीडियोस भी नहीं आ पा रहे थे। बीच में मेरा स्वास्थ्य ख़राब हो गया था, मुझे टाइफाइड की बीमारी हो गई, तो उस वजह से आपका वीडियो नहीं आ पाया। अब उम्मीद करता हूं कि आपको रेगुलर वीडियो मिल जाएगा गणित का, कक्षा 10 की गणित का और एक कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का। तो वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें और क्वेश्चंस को सटीक से समझें। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और अगर पसंद आता है तो लास्ट में लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समचतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बात को समझने का प्रयास करिए। मैथमेटिक्स से सरल कोई सब्जेक्ट नहीं है, आपको बस समझने की बात है। ठीक है, तो अच्छे से समझना स्टूडेंट। क्या कहता है क्वेश्चन कि यदि बिंदु, तो देखो 4 बिंदु हैं। ठीक है, 4 बिंदु आपको दे रखे हैं, इसी क्रम में हो। ठीक है, और एक पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, पैरेललोग्राम के शीर्ष हो। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? देखो पैरेललोग्राम जो हमारा होता है उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं वो सारी की सारी भुजाएं आमने सामने की जो होती हैं वो समान होती हैं, और 2 भुजाएं इसकी समांतर भी होती हैं। ठीक है, आमने सामने की 2 भुजाएं क्या होती हैं? इसकी समांतर होती हैं। तो अगर हम एक पैरेललोग्राम यहाँ पर बनाएं तो इस तरीके से हम पैरेललोग्राम को बना सकते हैं। सिंपल, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। आई बात समझ में? और इसी क्रम में उन्होंने बोला है, तो मैं इसको 1, 2 और नेक्स्ट मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 4, y। अगर मैं इसको नाम दे दूँ A, B, C और D, तो फिर ये हो गया 4, y। और यहाँ पर हमें मिल जाएगा C के जो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे वो क्या मिल जाएंगे? ठीक है, C के कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ C के, तो इसको मिटा देते हैं। C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा? x, 6 और D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 3, 5। ओके, तो यहाँ पर आपको ये कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए और पूछा है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो आप जानते हो कि चतुर्भुज है ये एक प्रकार का, और चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। एक तो ये विकर्ण हो जाएगा इसका, और एक विकर्ण ये हो जाएगा। ठीक है, और जब हम किसी चतुर्भुज के विकर्णों को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, विकर्णों को बनाते हैं, तो वो विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि समद्विभाजित करते हैं, काटते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान लेते हैं कि P बिंदु पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं या काट रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो P बिंदु है, ठीक है, वो AC का मध्य बिंदु है। AC का क्या है? मध्य बिंदु। ये मध्य बिंदु क्या होता है? ऐसा पॉइंट जो बीच में आता हो। तो P हमारा AC के बीच में आता है। आ गई बात समझ में? P जो है हमारा वो AC के बीच में आता है, तो हम इसको कहेंगे मध्य बिंदु। ओके, और जो इधर से देखेंगे DB, तो ये DB का भी मध्य बिंदु है, क्योंकि DB के भी बीच में आ रहा है। आई बात समझ में? तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये दोनों का मध्य बिंदु है, और हम दोनों के लिए मध्य बिंदु के निर्देशांक लगा देंगे। तो हम सबसे पहले लगाएंगे, इधर लिखेंगे कि AC के लिए मध्य बिंदु P के, क्योंकि यहाँ पर P है ना, तो P लिख लेंगे। ओके, मध्य बिंदु P के निर्देशांक बराबर होगा किसके? बराबर होगा किसके? DB के लिए
DB के लिए मध्य बिंदु P के निर्देशांक के, ठीक है, ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो भाई हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके लिए मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं उसका सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। आई बात समझ में, बराबर किसके हो जाएगा, इसके लिए भी वही लगाएंगे x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ओके, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया हमने दोनों भुजाओं के लिए, इस साइड के लिए भी, इस विकर्ण के लिए भी हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया और इस विकर्ण के लिए भी मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया। तो इसके लिए हम देखो क्या देखेंगे भाई, इसके लिए हम बात करेंगे सबसे पहले किसके लिए, AC के लिए। तो AC के लिए बेटा x1 प्लस x2, तो x1 ये हो जाएगा और x2 ये हो जाएगा। तो आपके पास x1 की जगह पे हम क्या रखेंगे 1 प्लस x2 की जगह पे क्या रखेंगे x अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2। तो ये वाला हमारा y1 होगा और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 प्लस 6/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर बात करेंगे तो अब हम इस भुजा के लिए आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा हमारा x1, ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा इधर के लिए। देखो इसके लिए जब हम बात किए थे तो ये x1 था, ये y1 था, ठीक है, और जब हमने इसके लिए और ये हमारा क्या था x2 था, ये y2 था। अब जब इसकी इस भुजा के लिए बात करेंगे तो ये x1 बन जाएगा, ये y1, ये x2 बन जाएगा, ये y2। आई बात समझ में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x1 की जगह पर क्या रखेंगे 4 प्लस x2 की जगह पर क्या रखेंगे 3 अपॉन 2 कॉमा y1 के लिए क्या रखेंगे y प्लस y2 के लिए क्या रखेंगे 5 अपॉन 2। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये, ठीक है, और ये वाले पॉइंट के क्या होगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा दरअसल है x, y, ये हमारा क्या है x, y, और ये भी क्या है x, y। तो यहाँ से हमारा जो x है वो एक दूसरे के बराबर होगा और जो y है वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं फिलहाल। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू किसके, 4 प्लस 3 कितना होगा 7/2 और एक पद ये 6×2 कितना होता है 8/2 बराबर ये हो जाएगा y प्लस 5/2। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले एक बार देखो, इसके अपॉन में 2 है और इसके अपॉन में भी 2 है, तो काट दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। और यहाँ से देखो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस x इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, उधर डाइवर्ट कर दो तो 7 माइनस 1, क्योंकि इधर ये प्लस में है उधर किस में जाएगा माइनस में। तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, ओके। और यहाँ से हम इसको 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 काट दें तो 8 बराबर y प्लस 5, 5 को इधर ले आएंगे तो 8 माइनस 5 बराबर y, या यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा y बराबर 8 में से 5 का कितना बचा 3। तो आपके पास x और y के मान इन्होंने पूछे थे, देखो क्या लिखा है x और y के मान ज्ञात कीजिए, और हमने बहुत आसानी से निकाल दिया कि x इज इक्वल टू 6 होगा और y इज इक्वल टू कितना होगा 3 होगा। एक पास लिख सकते हो, अतः x बराबर 6 कामा y बराबर 3। समझ में आई बात, ये आपका क्या हो गया आंसर, ओके। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अभी हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। अब AB क्या है, वृत्त का व्यास है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा एक सर्कल। ठीक है, उसने बोला था एक सर्कल है आपके पास नॉर्मली, तो हमारे पास एक सर्कल हो गया। आई बात समझ में। हमने इस सर्कल का एक व्यास यानी कि डायामीटर ड्रॉ कर लिया। इस डायामीटर का एक सेंटर भी होगा जिसका नाम होगा C। डायामीटर का क्या नाम है भाई, देखो डायामीटर का क्या नाम है, AB। साफ तौर पे उसने बता रखा है कि जो डायामीटर है वो AB है। तो अब आगे क्या कहता है, जिसका केंद्र 2, -3 है, यानी केंद्र को हमने C माना है। तो C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दिए हैं, कितने देखो 2, -3। ठीक है, तो ये हो गया 2, -3। अब फिर कहता है कि B के कोऑर्डिनेट्स 1, 4 हैं। तो भाई हम यहाँ पर लिख देते हैं B के कोऑर्डिनेट्स 1, 4। तो ये आ गया 1, 4। ठीक है, अब कहता है कि A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको A के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने हैं। जिसके कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने हैं उसको हम कुछ तो मान ही लेंगे। मान लो हमने मान लिया x और y। क्या मान लिए, x, y। हमने इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या मान लिए, x, y। ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ से लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। ठीक है, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A, यानी कि माना A के निर्देशांक। ठीक है, माना A के निर्देशांक x, y हैं। आई बात समझ में। हमने मान लिया कि जो x है उसके निर्देशांक, A जो है उसके निर्देशांक क्या है, x, y हैं। तो एक बात ध्यान दो कि यहाँ पर अगर हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं तो फिर ये पॉइंट कौन सा है, C क्या है, AB का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलो मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है, मिड पॉइंट फार्मूला आपका कहता है कि जो है आप यहाँ से निकालिए x1 + x2/2। ठीक है, तो x1 + x2/2, लेकिन ये किसके बराबर होता है ये भी आपको जरूरी जानना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो जान लेते हैं। आपका होता है x बराबर x1 + x2/2। आगे बात समझ में। तो यहाँ से अगर आप AC के लिए मिड पॉइंट AB के लिए मिड पॉइंट लगाएंगे तो उसके लिए आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा कि जो x है, देखो जो मध्य बिंदु है वो हमको दे रखा है। ठीक है, जो मध्य बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, यानी ये हमारा x दिया है, ये हमारा y दिया है। और इसको हम x1 मानेंगे, इसको मानेंगे y1। ठीक है, आई बात समझ में। और इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। क्लियर है इतनी चीज। तो यहाँ से देखो भाई कि आपके पास x का मान कितना दिया है, 2। तो यहाँ पर हम x का मान कितना रख सकते हैं, 2। तो 2 = x1। तो x1 की वैल्यू क्या दे रखी है, x दे रखी है, तो x लिख देंगे। प्लस x2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 रख देंगे। यहाँ पर 2 रख देंगे। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब हम इसका अपॉन 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। जब किसी का 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा सिंपली आपका ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास x + 1 = 2 2 सा कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ से जो आपका निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, x = 4 - 3। क्यों, क्योंकि ये इधर प्लस में है, इसको उधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1 बचा। x का मान आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ से y का निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर x और y के मान आ गए तो हमारे a के कोऑर्डिनेट्स पता हो जाएंगे। तो y के लिए क्या फार्मूला होता है, y बराबर y1 + y2/2। ये आपका मिड पॉइंट फार्मूला होता है। यहाँ से y की वैल्यू दे रखी है -3, तो -3 = y का मान, y1 का मान y है, प्लस y2 का मान 4 है। और अब यहाँ से तिरछी गुणा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से आपका आ जाएगा y, और ये पूरे प्रोसेस का गुणा अगर हम इस 1 से करेंगे तो कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से
y प्लस 4 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा कितना, 3 2 जा 6, माइनस का 6, ये इधर प्लस में है, उधर किस में जाएगा, माइनस में। तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6 माइनस का 4, माइनस माइनस ऐड हो जाता है, माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो जुड़ करके कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 4 10, कितना आ जाएगा, माइनस का 10। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि y बराबर हमारा कितना आ गया, माइनस का 10 आ गया। अब आपको x भी पता हो गया, y भी पता हो गया, तो एक एक कोऑर्डिनेट्स निकल आए कि नहीं निकल आए, ठीक है। तो यहाँ से हम सिंपली लिख सकते हैं कि अतः, क्या लिखेंगे, अतः a के निर्देशांक, तो आपने a के निर्देशांक निकाल लिए, कितने कितने, x, y माना गया था, x, y, तो x, y बराबर, यहाँ पर आप x का वैल्यू कितना रखेंगे, 1, और y का वैल्यू कितना रखेंगे, y, एक मिनट, यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ी मिस्टेक हुई, क्योंकि यहाँ पर आपका 1 है, ठीक है, और 1 इधर आएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, गलती से 3 मैंने लिख दिया था, ठीक है। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, x की जगह पे क्या लिखेंगे 3, और y की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस का 10, ओके, समझ में आ गई बात। तो ये हमारे पास क्या आ गए, आंसर आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिटा देते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AB इज इक्वल टू 3/7। यहाँ ताकि की जगह जबकि होना चाहिए, क्योंकि जबकि AP बराबर कितना है, 3/7 AB है, और P जो है रेखाखंड AB पर ही स्थित है, ठीक है, जो हमारा रेखाखंड P है उसी पर ये हमारा क्या है, स्थित है। तो इसका अगर हमें डायग्राम बनाना हो, देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम AB ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, AB ड्रॉ करेंगे, ये हमारी क्या हो गई, AB हो गई, ठीक है। कहता है जो P पॉइंट है वो AB पर ही है, तो चलो P पॉइंट बना लेते हैं, बढ़िया से कलर में, अच्छे कलर से बनाएंगे। यहाँ पर हमारा हो गया P पॉइंट, ओके, P पॉइंट हो गया। और ये कहता क्या है कि हमको दे रखा है कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -2, -2, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं, 2, -4, ये हमको दे रखे हैं। फिर कहता है कि हमको और भी कुछ दे रखा है, ये हमको दिया है कि जो AB है, जो AP है वो किसके बराबर है, 3/7 AB के, ठीक है। अब इस AB, ये AB से गुणे में है, इधर किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो AP/AB बराबर 3/7। अब सिंपल रूप से आप देख सकते हैं कि 3/7 है, तो AP इज इक्वल टू 3/3 है, ठीक है। यहाँ से आप सिंपल रूप से देख सकते हैं कि यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, AP बराबर 3 और AB बराबर 7। अगर ये कुल तुम्हारी 7 है, ठीक है, ये कुल कितनी है, 7, कुल है 7, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो AP है वो कितनी है, 3, ठीक है। तो फिर कितनी बची भाई, कुल 7 है, 3 हो गई, तो कितनी बची, 4 बची कि नहीं बची, ये हो जाएगी 4, ठीक है। यानी कि जो पॉइंट P है, ठीक है, जो P पॉइंट है वो AB भुजा को 3/7 के रूप में बांट देता है, ठीक है। 3/7 कहने का मतलब ये, अगर मैं इसको लिखूं AP रेशियो AB बराबर 3/7 हो जाएगा, यानी कि जो P पॉइंट है वो उसको 2 रेशियो में बांटता है, ठीक है, 3/7, ठीक है, 3/7 नहीं, गड़बड़ हो गई। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 मिनट रुको, यहाँ से समझो, इन दोनों को 3/7 बांटता है, लेकिन इन दोनों को या मैं लिखता हूँ, ठीक है, AP रेशियो
PB, तो AP और PB को ये 3:4 में डिवाइड करता है। जो P पॉइंट है वो कितने रेशियो में डिवाइड करता है? 3:4, 3:4 के अनुपात में बांटता है। तो इसको मान सकते हैं हम M1 और इसको मान सकते हैं M2। तो आपको अनुपात दिया है M1 अनुपात M2 बराबर कितना? 3:4। यानी हम कह सकते हैं कि हमें पता हो गया है कि M1 बराबर 3 और M2 बराबर 4। बहुत आसानी से हमें मिल चुका है। ठीक है, अब M1 M2 हमें मिल गए तो फिर हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि हमें ज्ञात करने हैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और इनको हम मान लेते हैं x, y, क्योंकि इन्होंने बोला है कि हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और बिंदु P के निर्देशांकों को हम मान लिए हैं x, y, और हमें M1 M2 पता है। तो हम यहाँ पर अनुपात वाला अंतःखंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसको हम कुछ देर के लिए मिटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम सिंपल रूप से लगा देंगे अपना एक फॉर्मूला, जो कि होता है x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखें क्योंकि यहाँ पर काफ़ी छोटा छोटा आ रहा है। आप इतना नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, क्योंकि नीचे थोड़ा सा कम दिखेगा तो वहाँ तक लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। इतना आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें M1 M2 पता हो गए हैं, ये 3 ये 4। तो हमारे पास आ चुका था M1 बराबर 3 और M2 बराबर 4। ठीक है, ये जो 3 और 4 हैं इनको हम M1 M2 मान सकते हैं। तो यहाँ से हम एक सूत्र लगाएंगे। ठीक है, सूत्र क्या लगाएंगे? x बराबर हमारे पास हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। काफ़ी पुराना हो चुका है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x जो हमारा है वो हमारा जो है यहाँ पर x ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो हमारा M1 M2 है वो हम बताते हैं किसको मानेंगे। देखो समझो अच्छे से, M1 M2 तो पता ही है, इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। ठीक है, और ये तो xy है ही है, तो यहाँ पर हम लिख दिए। अब यहाँ से हम वैल्यू रखना शुरू करते हैं। M1 का वैल्यू कितना रखेंगे? 3 गुणे x2 का मान वही कितना है? 2 है, प्लस M2 का मान कितना रखेंगे? कहाँ गया 4 बचा। ठीक है, 4 4। x1 का मान कितना रखेंगे? -2 बटे M1 M2, मतलब 3 और 4 कितना होता है भाई? चलो लिख लेते हैं, M1 का मान 3 प्लस M2 का मान 4। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? देखो लिख देते हैं यहाँ पर, कितना निकल के आएगा? 3 दूना का 6, 4 दूनी 8, वो भी प्लस माइनस के 8 बटे 7। तो 8 में से अगर तुम 6 घटा दो, ठीक है, तो कितना बचेगा? -2। तो x बराबर -2 बटे 7, ये मिल गया हमको x का मान। ठीक है, x का मान मिल गया। अब हम किसका मान निकालेंगे? y का मान। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है y बराबर M1 y2। क्या लगाएंगे? M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, यहाँ पर अगर मान रख दें हम तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो M1 का मान 3 लिखेंगे, y2 का मान यहाँ से देख के लिखेंगे -4 है, प्लस M2 का मान कहाँ से लिखेंगे? 4 यहाँ से, गुणे y1 का मान कितना है? -2 बटे, तो 4, 3 प्लस 4 ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा हमारे पास? y बराबर आ जाएगा 4 तियाँ के 12, -12, और यहाँ भी माइनस ही आएगा, 4 दूनी 8 माइनस के बटे में कितना आएगा? 7। अब अगर इनको तुम जोड़ दो, ठीक है, इनको अगर जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20 -20 बटे 7। तो ये हमारा y बराबर आ गया।
अब आपको इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने थे और वो आपने क्या बोला था x, y। तो यहाँ लिख देंगे अतः P के निर्देशांक, ठीक है, अतः P के निर्देशांक क्या आ गए, P के निर्देशांक आ गए हमारे -2/7 कामा -20/7। ये जो हमारा है ये आंसर। आई बात समझ में, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि बिंदुओं A -2, और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर आपके पास उन्होंने बोल रखा है कि एक रेखाखंड है AB, ठीक है, आपके पास एक रेखाखंड है AB, और इस रेखाखंड AB में आपको ध्यान देना है कि इस रेखाखंड AB में जो पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं कि 2 पॉइंट्स और हैं, 3 पॉइंट्स होंगे, ठीक है, तभी तो ये बटेगा 4 भागों में। तो ये तीनों पॉइंट मिल करके इसको 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं, जैसे P1, P2, P3। समझ में आ रहा है? P1, P2, P3 जो हमारे हैं ये इसको 4 बराबर भागों में क्या करते हैं, बांट देते हैं, ठीक है। तो हमको अच्छे से समझना है कि यहाँ पर हमें P1, P2, P3 के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। P1, P2, P3 के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं कि A के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं क्या दिए हैं। तो A के कोऑर्डिनेट्स जो दिए हैं हमको वो -2, 2 दे रखे हैं, ठीक है। B के क्या दे रखे हैं हमको 2, 8 दे रखे हैं। आई बात समझ में? तो हम एक काम करते हैं, देखते हैं कि AB का जो मध्य बिंदु है वो कौन है, P2। जो P2 है वो AB का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम सबसे पहले P2 के निकाल सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि P2 में मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहले P2 के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x, y, और इन x, y की वैल्यू को निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि P2 के निर्देशांक, क्या लिखेंगे, P2 के निर्देशांक, ठीक है। तो P2 के निर्देशांक अगर हमको निकालने हैं तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, किसके लिए, A और B के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे A के कोऑर्डिनेट्स 2, 2, ठीक है, और B के कोऑर्डिनेट लिखेंगे 2, 8। तो ये जो हमारा है ये काम करेगा किसकी तरह, ये काम करेगा x1, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का, ठीक है। तो यहाँ से मिड पॉइंट फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला हमारा क्या कहता है, देखो यहाँ से जो है x1 + x2/2, y1 + y2/2, बहुत आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। P2 के निर्देशांक, किसके निर्देशांक याद कर रहे हैं, P2 के। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x1 + x2/2 यानी कि -2 + 2/2, और यहाँ से आ जाएगा 2 + y2 का मान कितना रखेंगे, 8/2। यहाँ से देखो आसानी से हम याद कर सकते हैं इसके फार्मूले को। यहाँ से मैं लगा देता हूँ, 2 में से 2 कट गया तो क्या बचा, 0, और 0 को जब 2 से भाग करोगे तो मिलेगा 0। आई बात समझ में? यहाँ पर देखो 8, 2, 10 होता है, और 10 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5, क्योंकि 2 × 5 = 10। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमको, ये किसके मिल गए, P2 के मिल गए। आई बात समझ में? अब जब P2 के कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए हैं, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0, 5। क्या लिख सकते हैं, 0, 5। तो अब ध्यान से देखो कि A P2 के लिए, किस भुजा के लिए, A और P2 के लिए ये वाला पॉइंट क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट है। समझ में आई बात? लिखेंगे A P2 के लिए P1, A P2 के लिए P1 क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। अतः P1 के निर्देशांक, यहाँ से क्या लिखेंगे, अतः P1 के निर्देशांक, ठीक है।
तो P1 के अगर हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो उसके लिए हमें मध्य बिंदु का फिर से फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो, अब हम इसको शॉर्टकट में करते हैं, यही फार्मूला हर बार लगाएंगे, बस वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। क्यों चेंज हो जाएंगी? क्योंकि हमें A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2,2 और जो P2 है, P2 के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आए हैं 0,5। तो भाई इसको अब आप जानते हो कि ये काम करेगा x1 y1 और ये काम करेगा x2 और y2 का, ठीक है। अब हम यहाँ से P1 के कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं, बहुत ही आसानी से P1 के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। देखो कैसे आ जाएंगे, यहाँ से P1 के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे x1 + x2/2। तो x1 का मान कहाँ है, ये देखो -2 + 0/2 और कॉमा y1 + y2/2। तो 2 प्लस ये कितना आ जाएगा 5/2, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे मान निकल के आ जाएंगे वो क्या निकल के आ जाएंगे, देखो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, -2/2 कामा 7/2, ये काट दो तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। नीचे 1 लिखा नहीं जाता कभी। तो यहाँ से जो निकल करके आ जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स वो क्या निकल के आ जाएंगे, ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ से ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकल के आ जाएंगे किसके, P1 के निर्देशांक, P1 के निर्देशांक क्या निकल के आ जाएंगे -1,7/2। इतनी चीज़ समझ में आई। देखो इसके भी कोऑर्डिनेट्स आ गए, कितने आ गए -1,7/2। इतनी चीज़ समझ में आ गई। फिर अब किसका रहेगा, P3 का। तो P3 किसके लिए, P2 और B के बीच का मध्य बिंदु है, किसके, P2 और B के मध्य बिंदु है, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। तो हम लिखेंगे किसके लिए, P2 के लिए। देखो लिखेंगे P2B या P2B नहीं, P3 की बात करेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, P2B। P3 जो है वो P2B का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। तो हम यहाँ भी मध्य बिंदु के निर्देशांक लगा देंगे। तो नीचे लिखेंगे अतः P3 के निर्देशांक। तो P3 के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, देखो उसके लिए भी यही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्या फार्मूला होता है, मैंने अभी लिखा था आपको समझाने के लिए, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, हमारे पास होता है x1 + x2/2 और फिर होता है कॉमा y1 + y2/2। आई बात समझ में। तो यहाँ से देखो x1 का फार्मूला क्या रखेंगे, x1 का मान क्या रखेंगे। तो यहाँ से हमने बताया कि ये अब x1 का काम करेगा, y1 का ये करेगा, ये x2 ये y2। तो यहाँ से देखो x1 की जगह रखने वाले हैं हम 0 और x2 की जगह रखने वाले हैं 2/2, ठीक है। कामा y1 की जगह रखेंगे 5 और y2 की जगह रखेंगे 8/2। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा ये 2/2 और ये 13/2। तो यहाँ से इसको हम अगर काट लें तो हमारे पास टोटल जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1,13/2। दिस इज़ योर आंसर। आई बात समझ में। तो आपके पास इसके भी कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, किसके, P3 के। कितने, 1,13/2। आपके सारे आंसर आ गए, क्योंकि उसने सबके पूछे थे। हमने बारी बारी से P1 के भी ज्ञात कर लिए, P2 के भी ज्ञात कर लिए और P3 के भी ज्ञात कर लिए। यही आपके आंसर्स हैं। समझ में आई बात। आप अगर अलग अलग लिखना चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं। अतः एक पास करके मतलब P1 के निर्देशांक क्या निकले हैं, -1,7/2। P2 के निर्देशांक क्या निकले हैं, 0,5। P3 के निर्देशांक क्या निकले हैं, 1,13/2। आपके ये तीनों आंसर आ गए। आई बात समझ में। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। इसको मिटा देते हैं। सिंपली क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपका क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक समचतुर्भुज मतलब रोम्बस, ठीक है, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो रोम्बस अगर हम बनाना चाहें तो आप नॉर्मली स्क्वायर पढ़ेंगे, ठीक है। स्क्वायर के विकर्ण भी दोनों बराबर होते हैं, लेकिन रोम्बस में उसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपका रोम्बस है, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है। रोम्बस एकदम इक्वल होता है, ठीक है, एक हिसाब से स्क्वायर ही समझ लो उसे। ये बन नहीं पा रहा है कायदे से, फिलहाल आप समझ सकते हैं ये हमारा रोम्बस है, ठीक है। इस तरीके से बनता है, सभी और बराबर होता है। तो इसको हम मान सकते हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। ए बी सी डी हमने मान लिया। यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3,0 हैं, क्या है 3,0। बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्रम से ही हैं 4,5। सी के कोऑर्डिनेट्स -1,4 और डी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2,-1। इतनी चीज़ें आपको दे रखी हैं। पूछा गया है आपसे कि ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमको ज्ञात करना, और जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सॉरी रोम्बस है ये, ठीक है। तो जो रोम्बस है हमारा, जो समचतुर्भुज है, उसका हमें क्या ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो आप जानते हो क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा देंगे हम। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है, गुणे विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्णों की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो विकर्ण कौन कौन है, विकर्ण है एक AC और दूसरा विकर्ण है BD। ये फार्मूला हम यहाँ पर लगा करके एरिया निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? इस फार्मूले को लगाएंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। अभी इस क्वेश्चन को तो हम कर चुके हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ ताकि उधर मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली हम लगाएंगे फार्मूला। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले AC, तो हम AC को निकाल लेते हैं, ठीक है। AC को यहाँ पर हम निकाल लेंगे। तो AC बराबर कौन सा फार्मूला लगाएंगे बताइए। आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं और एक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो दूरी वाला सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र याद है कि नहीं? दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आराम से लगा देंगे इस वाले के लिए, ठीक है। तो इसके लिए ये होगा x1 y1 x2 y2, फटाफट लगा दो इसमें। सबसे पहले लिखेंगे x2 का मान क्या है -1 माइनस x1 का मान कितना है 3 का होल हाफ स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 4, y1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, वही ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस का, क्योंकि स्क्वायर का जब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस ही आता है, और ये क्या हो जाएगा 16, ठीक है। टोटल क्या निकल के आएगा 16। यहाँ से अगर हम 16 को कॉमन कर लें तो अंदर बचेगा 1 + 1, क्या बचेगा 1 + 1। अब 16 हमारा हो गया कॉमन, तो अंदर बचा 2। 16 अगर वर्गमूल होता है तो 16 का वर्ग क्या होता है 4, तो यहाँ से इसका तो बाहर आ जाएगा 4, क्या बाहर आ जाएगा 4, और रूट किसी का होता नहीं 2 में, तो ठीक है, तो √2 का कोई वर्गमूल नहीं होता, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 4√2, ठीक है।
AC बराबर आ गया 4√2। अब आपका AC आ गया, फिर यहाँ से हम BD भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो BD निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो BD निकालने के लिए यहाँ से देख लेते हैं, BD बराबर अंडर रूट, वही फार्मूला कौन सा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बट अब x2 और x1 का सिस्टम चेंज हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे x1 y1, इसको बोलेंगे x2 y2, ठीक है। तो यहाँ से देखो x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास निकल के आ जाएगा ये -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 में से जब 2 घटेगा तो आपका क्या बचेगा, -2 बचेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास +6 का होल स्क्वायर, तो 6 का होल स्क्वायर, आई बात समझ में। तो यहाँ से जब हम -6 का होल स्क्वायर करेंगे, एक चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं, शायद कुछ हमने मिस्टेक की होगी। हाँ देखो स्टूडेंट, एक छोटी सी मिस्टेक हुई, यहाँ पर -2 लिख रखा है और हमने केवल 2 लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ -2 लिखेंगे, और जब यहाँ -2 लिखेंगे तो यहाँ भी -2 लिखना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें BD क्या मिल जाएगा, देखते हैं, BD मिल जाएगा √36 प्लस 36, और अगर यहाँ से हम 36 को कॉमन करें तो 1 + 1 बचेगा, ओके। और 36 का बाहर क्या आएगा 6, और रूट में क्या बचेगा 2। ये हमारे पास BD आ गया। अब हमने BD भी निकाल लिया, AC भी निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, अब हमें ज्ञात करना है ट्रायंगल, ठीक है, वो एरिया, क्या ज्ञात करना है, एरिया। तो चलो अब हम एरिया इसका निकाल लेते हैं। अब हमारा इसका काम खत्म हो गया है, क्योंकि हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, इसका हमारा कोई काम नहीं है, हमारे पास इसका सिर्फ इतना ही काम था, क्योंकि हमने निकाल लिया है बाकी चीज़ें। तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे हम, एरिया बराबर 1/2 AC गुणे BD, ठीक है। आपके पास 1/2 AC का मान कितना आया है, देखो ध्यान से, AC का मान आया था 4√2, तो यहाँ से 4√2 इंटू BD का मान कितना निकला है 6√2, ठीक है। 2 से काट देंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर 2, और 2 6 का पहाड़ा पड़ेंगे तो कितना आएगा 6 दूनी 12, ठीक है। अंडर रूट 2 दूनी कितना होता है 4 होता है। तो ये हमारे पास आ गया 12 1 मिनट, यहाँ से रूट को सॉल्व कर लेते हैं। 12 गुणे ये कितना आ जाएगा 2, 12 का 2 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 24। तो एरिया आपके पास कितना आ गया 24 वर्ग इकाई, कितना आ गया 24 वर्ग इकाई। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे से पढ़िए और पूरा वीडियो देखिए और सबके पास शेयर कीजिए, क्योंकि किसी का छूटना नहीं चाहिए। और बोर्ड एग्ज़ाम आपके आने ही वाले हैं, उम्मीद है कि अप्रैल से आपके बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो तैयारी अपनी कम मत कीजिए कि मतलब अप्रैल में है तो तैयारी क्यों करें, भाई तैयारी तो आपको करनी ही है, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर किया करिए। कमेंट जब आप करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है।